नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें रिसर्च में आप देखते होंगे कि बहुत सारी विधियों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। उसी में से एक है सहसंबंधात्मक या विभेदात्मक विधि, जिसको कि हम कोरिलेशनल या डिफरेंशियल मेथड के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम बात करें सहसंबंधात्मक या विभेदात्मक विधि की, तो उसमें आप देखते होंगे कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रविधि होती हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। उसमें मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मुख्य तौर पर अगर हम देख लें तो दो मुख्य प्रकार के चर होते हैं। हालांकि दो ही चर नहीं होते हैं, बहुत सारे चर होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम देख लेते हैं कि स्वतंत्र होता है और परतंत्र या आश्रित होता है। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर मुख्य तौर पर ये चर हुआ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो स्वतंत्र चर होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें कि हम स्वतंत्र चर में सीधे तौर पर फेरबदल या जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि केवल और केवल जब हम जोड़ तोड़ की बात करते हैं तो केवल हम किस में कर सकते हैं? स्वतंत्र चर में ही जोड़ तोड़ कर सकते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि किसी भी चर में अगर जोड़ तोड़ की संभावना बनी रहती है तो किस में? तो स्वतंत्र चर में। लेकिन ऐसी बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं आती हैं जिसमें कि हम मनोवैज्ञानिक उसमें सीधे तौर पर जोड़ तोड़ कतई नहीं कर सकते हैं। अब जब ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि हम उसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र चर में, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करना है, तो ऐसी समस्याओं में हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक जिसको कि हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, इसको हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास प्रयोगात्मक में ऐसे स्वतंत्र चर होने चाहिए जिसमें कि हम डायरेक्ट मेथड में जोड़ तोड़ कर सकें। लेकिन जब हम जोड़ तोड़ करने में असमर्थ हो जाते हैं कई बार, तो हम उस हालत में प्रयोगात्मक विधि को नहीं ले सकते हैं। तो उसके स्थान पर हम क्या लेते हैं? सहसंबंधात्मक या विभेदी विधि लेते हैं, जिसको कि हम कोरिलेशनल और डिफरेंशियल मेथड के नाम से जानते हैं। अब जब भी हम ऐसी समस्याएं होती हैं, शैक्षिक समस्याएं होती हैं जिसमें कि हम नहीं कर सकते हैं जोड़ तोड़, तो उसका एक सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पूरी एक जनसंख्या होती है। जनसंख्या में से हम क्या करते हैं? न्यादर्स का चयन करते हैं। अब न्यादर्स का चयन करते हैं तो हम जो न्यादर्स का चयन करते हैं, आप सभी को पता होगा कि ये न्यादर्स क्या करता है? पूरी जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो जब प्रतिनिधित्व करता है तो हम इस प्रकार की समस्याओं में जिसमें कि जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, वहां से हम पूरी जनसंख्या में से कुछ न्यादर्स को निकाल लेते हैं। जब न्यादर्स का चयन हम कर लेते हैं तो इन न्यादर्सों का हम क्या करते हैं? शैक्षिक तौर पर हम अध्ययन करते हैं। अब अध्ययन करने में हमें इसमें क्या समानताएं, क्या विषमताएं हैं, इन सभी चीजों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के पश्चात जो भी हमारे पास सामने आता है उसका हम क्या करते हैं? तो सांख्यिकीय विधि के माध्यम से उसका हम क्या करते हैं? मतलब उसमें फेरबदल जो भी सांख्यिकीय मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं, और वहां से फिर हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण के पश्चात हम क्या करते हैं? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहां पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा आप हो सकता है कि थोड़ा सा घूमे हों, हम इसको बहुत ही इजी वे में समझाना चाहते हैं। अब हम एक उदाहरण पेश करते हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जिसमें एक उदाहरण हम ऐसा ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि बालकों में अपराधीकरण के ऊपर
घरेलू वातावरण का प्रभाव। अब मैंने एक क्या ले लिया, तो एक समस्या ले ली मैंने। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत इजी वे में समझ जाएंगे। अब मैंने एक समस्या ले ली। अब एक समस्या मैंने ले ली कि बालकों में अपराधीकरण के ऊपर घरेलू वातावरण का प्रभाव। अब यहां पर स्वतंत्र चर क्या हो सकता है, तो ये जो घरेलू वातावरण है ये इसका स्वतंत्र चर है। और अपराधीकरण ये जो है, क्योंकि उस पर प्रभाव जो भी पड़ता है उससे अपराधीकरण होता है, तो अपराधीकरण जो होगा वो क्या होगा, तो परतंत्र चर होगा। तो परतंत्र चर होगा। तो अब हम यहां पर देखिए कि घरेलू वातावरण में हम जैसे अनुसंधाता या मनोवैज्ञानिक उसमें डायरेक्ट फेरबदल नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हम प्रयोगात्मक ले सकते हैं, कतई नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ता है, सहसंबंधात्मक या विभेदी विधि लेना पड़ता है। अब हमने ले लिया, यह सहसंबंधात्मक अध्ययन हमने कर लिया। अब हमने यहां पर तो हम कतई जोड़ तोड़ कर नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रभाव चूंकि हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बना लेंगे। दो ग्रुप बना लेंगे, एक ऐसे जो अपराधी बालक होंगे और एक जो होंगे वो सामान्य बालक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो ग्रुप हमने बना लिया, जिसमें कि एक क्या होगा, तो अपराधी प्रवृत्ति का बालक होगा और दूसरा क्या होगा, तो सामान्य बालक, नॉर्मल बालक होगा। अब हमने इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम प्रश्नावली का चयन कर सकते हैं। प्रश्नावली का चयन कर सकते हैं, साक्षात्कार मेथड का चयन कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो या साक्षात्कार हो या प्रश्नावली हो, जो भी हम उपकरण लेते हैं उसके माध्यम से हम यहां पर क्या करते हैं कि इस जो भी हम न्यादर्श है उसको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। दो ग्रुप में बांट देते हैं, उसके माध्यम से हम लेते हैं। क्योंकि हमने प्रश्नावली के माध्यम से अगर हमने लिया है तो उसके माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किस किस्म का बालक है, ये सब। तो अब जो हमारे पास अब दो ग्रुप आ चुका है, एक अपराधी प्रवृत्ति और एक सामान्य बालक। अब हम यहां पर इसका क्या करेंगे, दोनों का अध्ययन करेंगे। किसी सांख्यिकी मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि अब ये अध्ययन करने के पश्चात हमें ये पता लगना है कि किसके घर में ये घरेलू वातावरण का माहौल ज़्यादा होता है, किसके में कम होता है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जो सामान्य बालक है उसमें भी उसके भी घर में घरेलू वातावरण उसका क्या हो, तो दूषित हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी बालक है उसके घर में घरेलू वातावरण बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन संभावना यह ज्यादा है कि जो अपराधी किस्म के बालक होंगे उसका जो घरेलू वातावरण होगा वो ज्यादातर दूषित होने की संभावना ज्यादा है। तो खैर, जो हमारे पास अब जो डाटा आएगा तो उस डाटा का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे, सांख्यिकीय मेथड को अपनाएंगे। सांख्यिकीय मेथड को अपनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहां पर उसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के पश्चात हम क्या करेंगे, उसके एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो सामान्य बालक है उसके घरेलू वातावरण अपराधी प्रवृत्ति के बालक का जो घरेलू वातावरण है उसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है या बुरा है। जो भी हमारे पास डाटा आएगा खैर हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, लेकिन एक सीधे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं
नहीं तो अगर ऐसा हम हाइपोथेटिकल मेथड यहाँ पर अपनाएंगे, नहीं तो अगर हम सीधे तौर पर ये कह दें कि नहीं सामान्य बालक के घर में घरेलू वातावरण बहुत अच्छा होगा, ऐसा अगर हम डायरेक्ट निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे तो ये क्या होगा, पूर्वाग्रह होगा। तो हमें कभी भी किसी भी सिद्धांत में, किसी भी शोध में हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है एक रिसर्चर के नाते। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं कि सामान्य बालक के का जो घरेलू वातावरण होगा वो अच्छा होगा, किसकी अपेक्षा, तो अपराधी प्रवृत्ति के बालक की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि आप सहसंबंधात्मक या विभेदात्मक जो विधि है, जो कोरिलेशनल या जो डिफरेंशियल मेथड है, उसको आप भली भांति जानने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।